ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो 1386 से आगे की कहानी। रिया रोहित और अनिका को लेकर सीढ़ियों से उतरते हुए डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाती है। तभी अनिका देखती है कि सामने की ओर से ब्राउन कलर के ट्रैक सूट में स्पोर्ट्स शूज के साथ ओंकार अंदर की ओर चला आ रहा था। रिया को इस तरह रोहित और अनिका के हाथ पकड़े हुए देखकर वह अपना एक हाथ आगे करके कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता ही है, लेकिन वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही रिया कहती है, कम ऑन मामू, आपसे ज्यादा आपके दोस्त और कौन जानता होगा, प्लीज आप भी हमारे साथ आइए। ऐसा बोलते हुए रिया बिना कुछ रुके ओंकार के पास से आगे निकल जाती है। ओंकार अपना एक हाथ आगे करके उसी स्थिति में खड़ा रह जाता है। कुछ सेकंड के बाद जब उसे स्थिति समझ में आती है, तब तक रिया और अनिका रोहित के साथ प्रवेश द्वार तक पहुंच जाती है। उनके पीछे पीछे आ रही श्वेता अब तक ओंकार के करीब आ पहुंची होती है। ठीक इसी वक्त ओंकार की नजर श्वेता पर पड़ती है। श्वेता को देखकर वह हेलो श्वेता कहता है। श्वेता ने रिया को ओंकार को बाहर जाने के लिए कहते हुए सुन लिया था, इसलिए श्वेता मुस्कुराते हुए अपने हाथ से बाहर की ओर इशारा करते हुए कहती है, हेलो हेलो, चलो चलते हैं। वह दोनों भी रिया के पीछे पीछे बाहर की ओर चल पड़ते हैं। जब तक अनिका और रोहित आर्यन और एलेक्जेंडर के पास पहुंचते हैं, तब तक कंपनी के शोरूम का डिलीवरी बॉय उस सामान के सभी फंक्शन बताकर वहां से जा चुका था। ठीक इसी वक्त तक आयशा, मारवा, भूमिका और प्रीति भी वहां पहुंच जाते हैं। श्वेता और ओंकार भी उनके पीछे पीछे लॉन में जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी भूमिका आगे बढ़कर उसे छूकर चारों ओर एक चक्कर लगाकर कहती है, वाह क्या दिमाग लगाया है, ग्रेट जॉब। तभी ओंकार पीछे से आगे आ जाता है और उस पर हाथ रखते हुए कहता है, व्हाट अ सरप्राइज। फिर रिया की तरफ देखकर कहता है, क्या यह इतना कहकर चुप हो जाता है। रिया ओंकार की बात पूरी करती है, हाँ मामू, यह आपके बेस्ट फ्रेंड और हमारे सनी चाचू के लिए है। फिर सभी की तरफ देखकर पूछने के अंदाज में कहती है, बताइए आप सभी को यह कैसी लगी, यह चाचू को पसंद आएगी ना। जिस तरह से रिया ने घर में मौजूद सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया था, जिस तरह से वह बातें कर रही थी, उससे स्पष्ट था कि यह सरप्राइज उसी ने प्लान किया है। तभी प्रीति आगे आती है और रिया की तरफ देखते हुए उसके गाल पर एक हाथ रख कर कहती है, इट्स अमेजिंग। रिया, तुमने यह सब कैसे किया। तभी रिया अपना एक हाथ आगे करके नहीं में हिलाते हुए कहती है, नो नो, यह मैंने नहीं किया, यह सरप्राइज मेरे दोनों भाइयों ने प्लान किया है। फिर अनिका और रोहित की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम डैड, क्या आपको पता है इसे एलेक्जेंडर ने खुद डिजाइन किया है। इसमें कौन से फीचर्स होंगे और यह कैसे काम करेंगे, हर छोटी छोटी बात लेकर बड़े चीज तक सब कुछ फाइनल करने के लिए उसने अपने पूरे 2 दिन और 3 रातें खर्च की है। रिया की बात सुनते ही रोहित अनिका की तरफ देखने लगता है और अनिका रोहित की आंखों में देख रही होती है। रोहित आंखों ही आंखों में अनिका से कहता है, यह बिल्कुल तुम पर गया है। इतने कम समय में इतना बेहतरीन काम केवल तुम्हारे बच्चे ही कर सकते हैं। इसे भी अभी से दिन और रात लगातार जागकर काम पूरा करने की आदत शुरू हो गई है। फिर रिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आर्यन की तरफ हाथ करके कहती है, और इसकी डील खुद आर्यन ने 5 कंपनियों के साथ बात करने के बाद फाइनल की है। इस बार अनिका मुस्कुराकर रोहित की तरफ देखती है। रोहित फिर से अनिका की तरफ देखता है। इस बार अनिका आंखों ही आंखों में रोहित से कहती है, द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का बेटा आर्यन मारवा, जिसमें इतनी छोटी उम्र में ही बड़े बिजनेसमैन के सभी गुण है। तभी आयशा मारवा आगे आती है और दोनों बच्चों के सिर पर अपना एक हाथ रखते हुए उनके गालों को तक ले जाती है और फिर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती है, यूं ही आगे बढ़ते रहो, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों। आयशा को आर्यन और एलेक्जेंडर को बहुत प्यार करते हुए देखकर रिया भी आगे बढ़कर उनके पास आ जाती है। तभी आयशा अपनी दोनों बाहें फैलाकर रिया को अपने गले से लगाकर माथे पर चूम लेती है और कहती है,
बहुत प्यारी लग रही हो, और खासकर तुम्हारे बाल। रिया ने सफेद रिबन की मदद से अपने लंबे बालों में 2 फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी और उनमें सुंदर व्हाइट क्लिप्स लगाए हुए थे। तभी एलेक्जेंडर सभी की तरफ देखते हुए कहता है, इस डिजाइन को फाइनल करने में एक बेहतरीन आइडिया रिया का भी है। हाँ, यह सच है कि इस मॉडल को मैंने डिजाइन किया है, लेकिन इसके अंदर के पूरे सिस्टम को फाइनल करने में मेरी मदद क्रिस मामू ने की है। जैसे ही एलेक्जेंडर क्रिस मामू का नाम लेता है, ठीक उसी वक्त क्रिस भी वहां पहुंच जाता है। क्रिस ने येलो एंड ब्लैक कलर के ट्रैक सूट के साथ स्पोर्ट शूज पहने हुए थे। तभी रिया अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए अपने क्रिस मामू की तारीफ में कहती है, इस तरह के सिस्टम की जानकारी के मामले में हमारे क्रिस मामू से बेहतर भला हमें और कौन मिल सकता था। अनिका और रोहित दोनों को इस वक्त अपने बच्चों की काबिलियत पर गर्व महसूस होता है। साथ ही अनिका यह भी सोचकर खुश हो जाती है कि अपने परिवार के सदस्यों को लेकर उसके बच्चे काफी सेंसिटिव हैं। उन्हें घर के हर सदस्य का पूरा ख्याल है। अनिका आगे बढ़कर दोनों बेटों को गले से लगा लेती है और रिया को पास आने का इशारा करती है। रिया उन दोनों के ऊपर अपने दोनों हाथ रखते हुए अपनी मम्मा को हग कर लेती है। फिर रोहित आगे आता है और बिना कुछ कहे मुस्कुराकर अपने दोनों बेटों के कंधे पर हाथ रखता है। फिर रिया को साइड हग करते हुए खुद से चिपका कर खड़ा हो जाता है। तभी आर्यन कहता है, हम इस सरप्राइज को सनी चाचू के रूम तक नहीं ले जा सकते, इसलिए सनी चाचू को ही हमें नीचे लाना होगा। तभी भूमिका आगे आकर आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों के कंधे पर हाथ रखकर कुछ झुकते हुए कहती है, मुझे लगता है कि सनी को लाने के लिए तुम तीनों को श्वेता के साथ जाना चाहिए। ऐसा करने पर वह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि सरप्राइज क्या हो सकता है। तभी भूमिका की आंखें प्रीति की ओर जाती है और उसके बाद ओंकार पर जाती है। वह देखते हैं कि ओंकार लगातार प्रीति की तरफ देखे जा रहा था। तभी भूमिका मुस्कुराकर प्रीति की ओर देखती है और प्रीति को अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहती है, वैसे डॉक्टर प्रीति को भी साथ में ले जाना गलत नहीं होगा, और ओंकार सनी का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसे भी साथ ले जा सकते हैं। हम सभी तुम लोगों का यही इंतजार करेंगे। तभी रिया हवा में उछलते हुए भूमिका के पास आ जाती है और कहती है, या इट्स अ गुड आइडिया बुआ। फिर अपने जेब से ब्लाइंड फोल्ड बैंड निकाल कर दिखाते हुए कहती है, इसे मैंने पहले ही अपने पास रख लिया था। भूमिका रिया के गालों को अपने एक हाथ के अंगूठे और उंगली से पकड़कर हिलाते हुए उस पर किस करती है और कहती है, ये हुई ना बुआ की भतीजी वाली बात, चलो चलो अब तुम लोग जाओ। तीनों बच्चे प्रीति, ओंकार और श्वेता के साथ अंदर की ओर चले जाते हैं और फिर लिफ्ट के सामने खड़े होकर उसका बटन दबाते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, सभी लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। तीनों बच्चों के ठीक पीछे श्वेता अपने दोनों हाथ अपने कंधों पर रखकर खड़ी हुई थी। श्वेता के साथ में हल्का सा पीछे होकर प्रीति खड़ी थी। प्रीति के एक तरफ थोड़ा सा और पीछे होकर ओंकार खड़ा था। ओंकार सामने की तरफ देखते हुए धीरे से प्रीति की हथेली में अपनी हथेली डाल देता है। ओंकार के ऐसा करते ही प्रीति की सांसें रुक जाती है और धड़कनें बढ़ जाती है। उसके गाल और कान एकदम लाल हो जाते हैं। प्रीति जैसे ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, ओंकार अपने सामने की तरफ लिफ्ट के दरवाजे को देखते हुए बिना हिले अपनी हथेली को और भी ज्यादा कस लेता है। प्यार में ऐसी छोटी छोटी शरारतों का अपना मजा अलग ही होता है। ओंकार ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह प्रीति को सताने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। प्रीति को भी यह छुअन छुपाई का एहसास मीठे गुदगुदे दे रहा था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि इस स्थिति में श्वेता या बच्चों की निगाह उन दोनों पर पड़े। कुछ ही सेकंड के बाद वह सनी के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। प्रीति अपनी मार्शल स्किल का इस्तेमाल करके झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है। ओंकार प्रीति का हाथ छुड़ाने का तरीका देखकर अचंभित हो जाता है, फिर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वह सभी बारी बारी लिफ्ट से बाहर चले जाते हैं। ओंकार मुस्कुराते हुए सभी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी कुछ कहने के लिए रिया प्रीति की तरफ देखती है, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, वह अपनी बात भूल जाती है और प्रीति से कहती है, मासी, यह अचानक आपके चेहरे को क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक था, एकदम से इतना लाल कैसे हो गया?
फिर अपने एक हाथ से प्रीति के कान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और आपके कान, यह तो चेहरे से भी ज्यादा लाल हैं। प्रीति रिया की बात सुनकर सकपका जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। तभी श्वेता जवाब देती है, प्रीति मासी को लिफ्ट में घुटन हो रही होगी या फिर डर लग रहा होगा, इसलिए उनका चेहरा लाल हो गया है। इससे पहले कि रिया आगे कुछ कहती या फिर कोई सवाल पूछ बैठती, उससे पहले ही श्वेता स्थिति को संभालते हुए कहती है, देखो देखो, अभी इन सब बातों पर ध्यान मत दो, अपने सन्नी चाचू के सरप्राइज पर फोकस करो। तभी रिया कहती है, यस यू आर राइट मासी। श्वेता भी प्रीति और ओंकार की हम उम्र की थी। एक बार भी प्रीति और ओंकार की तरफ नहीं देखने के बावजूद उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि ओंकार और प्रीति के बीच कुछ मीठी नोकझोंक चल रही है। इसलिए वह जानबूझकर थोड़ा और आगे होकर बच्चों के कंधों पर हाथ रखकर खड़ी रहती है, ताकि उनमें से कोई भी पीछे की तरफ ना मुड़ सके। सनी के रूम में दरवाजे पर पहुंचकर रिया दरवाजा खटखटाती है। खटखटाने की आवाज सुनकर सनी अंदर से कहता है, दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। सनी इस वक्त अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसके अपने पैर के सामने की तरफ सीधे किए हुए थे, अपने सिर को पीछे की तरफ टिकाया हुआ था। तभी पहले तीनों बच्चे अंदर आते हैं। उन्हें देखते ही सनी अपनी कमर को सीधा करके बैठते हुए आगे की तरफ खिसक जाता है और अपने पैरों को मोड़ लेता है। फिर उनसे कहता है, अरे वाह, आज सुबह सुबह ढेर सारी तैयारियों के बीच तुम तीनों यहाँ पर कैसे आ गए? तभी सनी को अपने सामने श्वेता दिखाई देती है। श्वेता ने लाइट ब्लू स्पोर्ट शूज के साथ लाइट स्काई ब्लू कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों के काजल से उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। उसने अपने बालों को हाई टाई करके खुला छोड़ा हुआ था। कुछ पलों के लिए वह श्वेता को देखता ही रह जाता है। तभी आर्यन सनी को अपने दोनों हाथों से हिलाते हुए कहता है, चाचू आपका ध्यान कहाँ है? मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ जवाब क्यों नहीं देते? तभी सनी अपनी सोच से बाहर आता है और श्वेता से कहता है, हेलो श्वेता, तुम कब आई? श्वेता जवाब देती है, हेलो, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तुम बताओ तुम कैसे हो सनी? सनी पूछता है, तुम बताओ श्वेता तुम कैसी हो? श्वेता कहती है, मैं अच्छी हूँ। फिर सनी आर्यन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ आर्यन बोलो, तुम क्या पूछ रहे थे? इससे पहले कि आर्यन कुछ कहता, ओंकार सनी की दूसरी तरफ से आकर बेड पर बैठते हुए कहता है, वह जानना चाहता है कि यहीं बैठे रहोगे या हम सब के साथ बाहर भी चलोगे। ओंकार की बात सुनकर सनी आंखों से ओंकार को अपने पास आने का इशारा करता है। ओंकार अपना कान सनी की तरफ करते हुए झुक जाता है। सनी एकदम धीमी आवाज में कहता है, तुम्हारी बड़ी बहन ने जो यह डॉक्टर प्रीति नाम की बॉडीगार्ड मेरे लिए रखी है ना, उसके रहते मैं नीचे कैसे जा सकता हूँ? प्लीज यार, अपनी क्यूटी पाई से कहो कि मुझे भी नीचे जाने दे। धीमी आवाज में कहने के बाद भी प्रीति और श्वेता उन दोनों की बातों को साफ साफ सुन पाती है। प्रीति अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख लेती है और सनी को डॉक्टर वाला एग्री लुक दे देती है। वहीं श्वेता को यह सुनकर हंसी आने लगती है। वह किसी तरह अपनी हंसी को छुपाने के लिए अपना हाथ अपने होठों के आगे रख लेती है। तभी रिया सनी के पास बेड पर बैठकर अपने चेहरे को उदास बनाते हुए कहती है, माय पुअर चाचू, आपको स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन देखने की परमिशन नहीं मिल सकती। अब हम सब कर भी क्या सकते हैं? आपकी कंडीशन ही ऐसी है। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, लेकिन हम इसकी भरपाई कर सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। ऐसा कहकर वह बेड से खड़ी हो जाती है और फोल्डिंग बेड निकालकर श्वेता मासी के हाथ में पकड़ा देती है। श्वेता बैंड लेकर सनी की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही सनी कुछ पूछने के लिए अपना एक हाथ आगे करके कुछ बोलना चाहता था, तभी अलेक्जेंडर सनी चाचू के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, नो मोर क्वेश्चन, बस हमारे साथ चलिए। तभी श्वेता सनी के पीछे की तरफ बेड पर खाली जगह पर अपने घुटनों के बल बैठकर बैंड को सनी की आंखों पर पहना देती है। फिर वह चेक करने के लिए कि पट्टी सनी की आंखों पर ठीक से लगी है या नहीं लगी है, श्वेता सनी के चेहरे को देखने के लिए पीछे से ही आगे की तरफ झुकती है। जैसे ही श्वेता आगे की तरफ झुकती है, श्वेता के खुले हुए बाल उसके कंधे से होते हुए सनी के कंधे पर आ गिरते हैं।
इस वक्त सनी कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन श्वेता के बालों के शैम्पू और शरीर पर लगे हुए परफ्यूम की खुशबू सनी की नाक से होकर दिमाग तक पहुंच जाती है। सनी को यह महक और एहसास काफी मीठा सा लगता है। उसे अपने शरीर में हल्की हल्की गुदगुदी महसूस होती है। इस गुदगुदी से उसके चेहरे और हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्वेता सनी के चेहरे के आगे अपने हाथ को हिलाते हुए पूछती है, बताओ क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? सनी बदले में जवाब देता है, क्या आंख को ढककर किसी को दिखाई देता है? तभी प्रीति अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहती है, क्या तुम किसी सीधी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकते? सनी मुस्कुरा कर कहता है, प्लीज पार्डन मी शहजादियों, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। श्वेता सनी की बात पर मुस्कुरा देती है। तभी आर्यन और एलेक्जेंडर सनी का एक एक हाथ पकड़कर उसे बेड से नीचे खड़ा करते हैं। सनी अपनी बंद आंखों से ही स्लीपर्स को पहनकर उनके साथ चल पड़ता है। कुछ ही देर में वह सभी लिफ्ट से होते हुए वापस लॉन में आ जाते हैं, जहां पर सभी उनका इंतजार कर रहे थे। रिया, आर्यन और एलेक्जेंडर बाकी सभी के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। अब सनी के एक एक हाथ को पकड़कर एक तरफ ओंकार खड़ा था और दूसरी तरफ प्रीति खड़ी थी। ओंकार कहता है, तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारे सामने है। ओंकार के ऐसा कहने पर श्वेता सनी के चेहरे के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से बैंड हटा देती है। जब सनी अपनी आंखें खोलता है तब श्वेता कुछ कदम पीछे हट जाती है। तभी सनी श्वेता की तरफ देखते हुए धीरे से ओंकार से कहता है, सरप्राइज तो बहुत अच्छा है, लेकिन श्वेता को तो मैंने रूम में ही देख लिया था, फिर मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ओंकार अपने होठों के आगे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। सनी कहता है, यार भाभी की सभी बहनें कितनी सुंदर हैं। ओंकार और सनी की सभी बातें प्रीति को साफ साफ सुनाई आ रही थी। इस बार प्रीति सनी का हाथ खींचते हुए कहती है, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। मेहरबानी करके रॉन्ग नंबर डायल करने की जरूरत नहीं है। वह सुंदर भी है और अच्छी भी है, लेकिन तुम्हारे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। सनी प्रीति की बात सुनकर अपना चेहरा प्रीति की तरफ कर लेता है और चेहरे पे उदासी के भाव लाकर हल्की तिरछी आंखों से उसे देखता है। फिर कहता है, होने वाली भाभी। बदले में प्रीति उसे चेहरा बनाकर एक्सप्रेशन देती है और कहती है, दीदी के देवर। ओंकार इन दोनों की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगता है और उसकी नोक-झोंक को खत्म करने के लिए अपने हाथ को गिफ्ट की तरफ करते हुए सनी से कहता है, वह रहा तुम्हारा सुपर सरप्राइज। सनी की आंखों के सामने लॉन के बीचों बीच बने हुए फ्लोर पर मौजूद चीज किसी तरह की कार के मॉडल जैसी लग रही थी। यह एक फुली ऑटोमेटिक कार थी जिसकी ऊंचाई नॉर्मल कार से कुछ ज्यादा थी। इसमें मेटल के बॉडी की जगह पर यानी कि छत और दरवाजे के लिए ट्रांसपेरेंट बुलेट प्रूफ पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर 2 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां थी। इसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसके अंदर आसानी से खड़ा रहा जा सकता था। इस गाड़ी को उसके अंदर बैठकर उसमें लगी हुई टच स्क्रीन से चलाया गया और कंट्रोल भी किया जा सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी वीडियो गेम में कार को चलाया जाता है। यह वीडियो गेम की तरह चला पाने का आइडिया रिया का था। एयर कंडीशन लगा होने की वजह से न गर्मी की झंझट और न ही धूल मिट्टी का झंझट। इसमें इस्तेमाल किए गए सेंसर भी काफी स्ट्रॉन्ग थे, जिससे कि गाड़ी के अंदर बैठे या बाहर किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंट का कोई खतरा भी नहीं था। अपने इस सरप्राइज को देखकर सनी सच में हैरान रह जाता है। वह गाड़ी को चारों तरफ से घूम घूम कर देखता है और कहता है, वाओ, यह तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसी है। तभी एलेक्जेंडर गाड़ी की चाबी रोहित के हाथ में से लेते हुए कहता है, डैड प्लीज। रोहित एलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यह सरप्राइज तुम बच्चों की ओर से है। तुम सभी खुद जाकर अपने चाचू को अपने हाथों से दे दो। तभी आर्यन आगे आता है और कहता है, डैड प्लीज, हम लोगों के लिए। रोहित अनिका की तरफ देखता है। अनिका पलके झपकाकर हाँ में इशारा करती है। रोहित अपने पूरे परिवार के साथ सनी की तरफ आगे बढ़ता है और गाड़ी की चाबी सनी को देते हुए कहता है, यह छोटा सा सीक्रेट सरप्राइज गिफ्ट तुम्हारी भतीजी भतीजों की तरफ से अपने चाचू के लिए। सनी मुस्कुराते हुए चाबी ले लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच, इट्स अ वंडरफुल कार।
तभी रोहित कहता है अब जाओ और जाकर इसके सभी फीचर्स चेक करके एक ट्रायल ले लो। तभी प्रीति को सीक्रेट सरप्राइज सुनकर ख्याल आता है कि अनिका दीदी के उस सीक्रेट पेशेंट को भी किसी भी वक्त होश आ सकता है। इस वक्त सनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जोर जोर से उछलना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपने पास में खड़ी डॉक्टर प्रीति की डांट का ख्याल आ जाता है। फिर अपनी हालत को देखते हुए वह किसी तरह से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर अपने हाथों को हिलाकर अपनी एक्साइटमेंट दिखाते हुए सनी तीनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोगों ने अपना वादा निभाया, मुझे तुम्हारा चाचू होने पर गर्व है। भतीजा भतीजी हो तो तुम लोगों के जैसे आई लव ऑल ऑफ यू ये लॉट। और अपने दोनों बाहें तीनों बच्चों की तरफ खोल देता है। तीनों बच्चे शोर मचाते हुए सनी से चिपक जाते हैं। सनी और बच्चों को इस तरह खुश होते हुए देखकर वहां खड़े हुए बाकी सभी सदस्यों के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। ओंकार और क्रिस दोनों ही सनी की मदद करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। वही गाड़ी की चाबी सनी के सुपुर्द करने के बाद अनिका और रोहित वापस अंदर की ओर जाने लगते हैं। वहां मौजूद बाकी सभी सदस्य भी उनके पीछे पीछे अंदर की ओर चल पड़ते हैं। तभी ओंकार का ध्यान प्रीति के चेहरे की तरफ जाता है और वह प्रीति के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ? यह तुम्हारे चेहरे पर अचानक से परेशानी क्यों दिखाई देने लगी? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। प्रीति अपने चेहरे के भावों को संभालते हुए मुस्कुरा कर कहती है, अरे बाबा कुछ भी नहीं, बस डॉक्टर होने का साइड इफेक्ट है। मेरा ध्यान मेरे मरीजों की तरफ चला गया था, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर आगे कहती है, मुझे अनिका दीदी से कुछ जरूरी बात करनी है, तुम लोग ड्राइव एंजॉय करो, मैं बस अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वह तेज कदमों से चलते हुए अनिका के पीछे चली जाती है। जैसे ही प्रीति अनिका के पास पहुँचती है तभी चिराग मेहता भी वहाँ पहुँच जाता है। इस वक्त वह अपने ऑफिस के आउटफिट में था। उसने अपने हाथ में फाइल और टेबलेट पकड़ा हुआ था। तभी चिराग मेहता रोहित और अनिका का रास्ता रोकते हुए अपनी गर्दन हिलाकर कहता है, हैव ए गुड डे मैडम एंड सर। रोहित चिराग की तरफ देखता है और फिर कहता है, आज तुम्हें अकेले आना अलाउड नहीं है, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तभी चिराग मेहता मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सर वह टाइम पर आ जाएगी, अभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चिराग की बात सुनकर रोहित अनिका की तरफ देखता है और कहता है, तुम सभी को लेकर चलो, मैं बस अभी आता हूँ। अनिका सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर देती है। इसके बाद रोहित और चिराग अपनी दिशा बदलकर बाएं हाथ की ओर बने हुए लॉन एरिया की तरफ दूसरी तरफ चले जाते हैं। रोहित के जाने के बाद अनिका को याद आता है कि श्वेता को उससे कुछ जरूरी बात करनी है। वह पीछे की तरफ मुड़ते हुए श्वेता से कहती है, आओ श्वेता, अब तुम मुझे अपनी जरूरी बात बता सकती हो। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब तक सभी हाउस के अंदर पहुंच चुके थे। सभी सदस्य एक एक करके अपने अपने जरूरी कामों को निपटाने या फिर तैयार होने के लिए वहां से चले जाते हैं। इसके बावजूद श्वेता इधर से उधर देखकर नीचे की तरफ देखते हुए अनिका से कहती है, यहाँ नहीं दीदी, यहाँ आसपास सभी मौजूद हैं। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, क्या हम कहीं और बैठकर बात कर सकते हैं? अनिका अपने हाथ से श्वेता के चेहरे को ऊपर करके छेड़ते हुए कहती है, ओहो, लड़की के चेहरे पे शर्म नजर आ रही है, मामला क्या है? श्वेता अनिका की तरफ देखती है पर कुछ नहीं कहती। तब अनिका कहती है, अच्छा चलो ठीक है, गेस्ट रूम में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। ऐसा कहकर अनिका श्वेता का हाथ पकड़ लेती है और उसे लेकर गेस्ट रूम की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाती है। ठीक इसी वक्त प्रीति को अनिका श्वेता के साथ दिखाई देती है। उसे लगता है कि अपनी बात कहने का यह सबसे सही मौका है। वह झट से अनिका की हथेली को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। फिर एकदम धीमी आवाज में निवेदन करते हुए कहती है, अनिका दीदी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा कहकर वो अपने चेहरे पर क्षमा प्रार्थी के भाव लाते हुए श्वेता की तरफ देखती है और कहती है, आई एम रियली सॉरी डियर, पर प्लीज मुझे केवल 2 मिनट दे दो, उसके बाद आप दोनों आराम से बातें करना। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि प्रीति कभी इस तरह की हरकतें नहीं करती थी। इस वक्त जरूर कोई इमरजेंसी ही होगी, तभी वह इस तरह उन दोनों का रास्ता रोक रही है। अनिका श्वेता की तरफ देखती है। श्वेता अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, कोई बात नहीं अनिका दीदी,
पहले आप प्रीति की बात सुन लीजिए। श्वेता के ऐसे कहते ही प्रीति अनिका को कुछ कहने का भी मौका नहीं देती और उसका हाथ पकड़कर कुछ कदम दूर लेकर जाती है। फिर धीमी आवाज में एक साथ सवालों की बौछार शुरू कर देती है। दीदी, क्या आपने अपने उस सीक्रेट पेशेंट को चेक कर लिया है? क्या आप उससे मिलकर आई हैं? जब अनिका के चेहरे पर कोई भी भाव दिखाई नहीं देता तब प्रीति अपने माथे पर अपना एक हाथ रख लेती है और उसके बाद हाथ नीचे करते हुए कहती है, कम से कम आपने मेरा मैसेज तो जरूर देखा होगा। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अब आप यह मत कहिएगा कि आपने नहीं देखा। मैंने पूरे 2 दिन पहले आपको वह मैसेज किया था। प्रीति की बात सुनकर अनिका अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर उसे देखने लगती है और मैसेज पढ़ने के बाद प्रीति की तरफ देखती है और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा मैसेज देखने का भी वक्त नहीं मिला। अब प्रीति लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है, कोई बात नहीं दीदी, लेकिन अब तो आपको पता चल गया है ना, किसी भी वक्त उस पेशेंट को दिए गए इंजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा और उसे होश आ जाएगा। प्लीज दीदी, एक बार चलकर उसे देख लीजिए कि अब आगे क्या करना है उसके साथ। अनिका वापस श्वेता के पास जाकर कहती है, अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो क्या हम बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? इस वक्त मुझे एक और काम है जिसे अभी तुरंत करना बहुत जरूरी है। श्वेता दूर से ही अनिका से बात करने के दौरान प्रीति के एक्सप्रेशन लगातार ध्यान से नोट कर रही थी। वह समझ जाती है कि जरूर कोई बड़ी बात है, इसलिए वह कहती है, नहीं दीदी, कोई इमरजेंसी नहीं है, बस मेरे लिए आपसे वह बात करना बहुत जरूरी है। फिर मुस्कुराकर अनिका के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहती है, अभी पूरा दिन मैं यहीं पर ही हूँ, बस मेरे यहाँ जाने से पहले एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा। मैं अपनी जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला आपसे बात किए बगैर नहीं ले सकती। न जाने क्यों मुझे अपने आप आसपास अनजाने खतरे की आशंका हो रही है। श्वेता की आवाज में प्रार्थना के साथ साथ यह साफ साफ सुनाई दे रहा था कि उसके लिए अनिका को यह बात बताना कितना जरूरी है। अनिका श्वेता के कंधे पर हाथ रखती है और मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाती है, जिसका मतलब था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने से पहले हम बात कर लेंगे। इसके बाद अनिका प्रीति के साथ तीव्र गति से सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चली जाती है। श्वेता अपनी जगह पर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देखती रहती है। तभी इस मौके पर ओंकार भी वहां पहुंच जाता है और श्वेता को इस तरह अपनी जगह पर खड़े देखकर उससे पूछता है, क्या तुमने अनिका दीदी को देखा है? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। ओंकार की बात सुनकर श्वेता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहती है, ऐसा कौन है जिसे आज अनिका दीदी से जरूरी काम नहीं है? तुम्हारी प्रीति को भी कोई बहुत जरूरी काम था, वहीं अनिका दीदी को अपने साथ लेकर गई है। ओंकार को श्वेता की बात करने के तरीके से यह समझ आ जाता है कि वह प्रीति और उसके बीच के रिश्ते को समझ गई है और ओंकार की खिंचाई कर रही है। ओंकार का एक कान शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन वह ऐसा दिखाता है जैसे कि श्वेता की बात का कोई मतलब न समझा हो। वह जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि उसकी आवाज अटक रही है। फिर वह यह कहकर चुपचाप वहां से उल्टे कदम सनी के पास जाने के लिए लौट जाता है। जब वह दोनों वापस आए तो अनिका दीदी से कहना कि मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। श्वेता सिर्फ ठीक है के भाव से मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिला देती है। मारवा हाउस की मेन एंट्री पर सिक्योरिटी गार्ड को पहले से ही उन सभी व्यक्तियों के नाम दे दिए गए थे जो आज मेहमान बनकर आने वाले थे। अर्जुन सिंह और निपुण मीना दोनों इस वक्त मारवा हाउस की एंट्री पर थे। अर्जुन सिंह ने पहले ही भूमिका को मैसेज करके यह सूचना दे दी थी कि वह मारवा हाउस के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। भूमिका ने आज अपना पुलिस डिपार्टमेंट का नेवी ब्लू कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था, जिस पर पीछे बड़े बड़े अक्षरों में स्पेशल फोर्स पुलिस डिपार्टमेंट लिखा हुआ था। इस समय वह अपने कमरे में शीशे के आगे राउंड स्टूल पर बैठी हुई थी। उसने अपने उसे पैर के लोअर को टखने के खींचकर घुटने तक किया हुआ था, जिससे हाल में ही प्लास्टर काटा गया था। वह अपनी सुंदर पतली टांग को इधर उधर घुमा घुमा कर शीशे में देख रही थी। खूब अच्छी तरह से देख लेने के बाद वह अपने उसे पैर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम स्पोर्ट्स की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लायक हो? तभी भूमिका को अपने फोन पर मैसेज की रिंगटोन सुनाई देती है।
भूमिका अपने लोअर को वापस नीचे करते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर अपने बेड की तरफ चली जाती है और बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ फोन उठाती है। जब भूमिका मैसेज देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह अर्जुन सिंह और निपुण मीना को लेने के लिए नीचे आने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे कौटिल्य का ख्याल आता है। वह सोचती है धीरे धीरे सभी मारवा हाउस पहुंच रहे हैं, लेकिन इसकी अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। जब मैं बिस्तर पर पड़ी थी तब मुझे मिलने के लिए सुबह सुबह ही आ जाता था, और आज जब मैं ग्राउंड का एक चक्कर लगाकर आ चुकी हूँ तब भी वह अब तक दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर भूमिका कौटिल्य को फोन करने के लिए उसका नंबर निकालती है। जैसे ही डायल करने को लगती है अपने आप ही उसके हाथ रुक जाते हैं। फिर वह बिना नंबर डायल किए अपना फोन अपने पॉकेट में रख लेती है। फिर बाहर जाने के लिए जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ती है उसका मोबाइल फोन रिंग करने लगता है। भूमिका अपना फोन निकालकर देखती है तो यह कौटिल्य की कॉल थी। कौटिल्य अपने कमरे में टॉवेल लपेटे हुए अपने बेडरूम के आगे खड़ा होता है। अपने कान पर फोन लगाकर वह शीशे की ओर चला जाता है। फिर उसके सामने खड़ा होकर अपने फिट मस्कुलर बॉडी को देखते हुए भूमिका से कहता है, क्या तुम तैयार हो चुकी हो? भूमिका बदले में कहती है, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? कौटिल्य कहता है, बस मुझे थोड़ी ही देर लगेगी, समझ लो कि तैयार हो ही चुका हूँ। भूमिका कहती है, मेरे डिपार्टमेंट के साथी आ चुके हैं और अब तक तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। मैं उन्हें ही लेने नीचे जा रही हूँ। तभी कौटिल्य भूमिका से पूछता है, क्या तुमने अपने डिपार्टमेंट का नेवी ब्लू कलर का ट्रैक सूट पहना है? ऐसा कहते हुए वह दोबारा से अपने कपड़ों के वार्डरोब के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी भूमिका आदेश देते हुए कहती है, और तुम्हें भी नेवी ब्लू कलर का ही कोई ट्रैक सूट पहनना है। अब मुझसे बातें करना बंद करो और जल्दी से जल्दी तैयार होकर आ जाओ। आई एम वेटिंग। ऐसा कहकर भूमिका फोन कट कर देती है। वहाँ भूमिका की लास्ट लाइन सुनकर कौटिल्य के कान में घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि आज भूमिका ने खुद कहा कि वह उसके लिए इंतजार कर रही है। तभी कौटिल्य घूमकर अपने पीठ बेडरूम की तरफ कर लेता है और उससे टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। फिर कुछ पलों के लिए अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर आंखें बंद करके सुकून महसूस करता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे भूमिका ने अपनी दोनों बाहें कौटिल्य के गले में डाल दी हो और उसे अपने गले से लगा लिया हो। तभी कौटिल्य झट से अपनी आंखें खोलता है और फिर अपने हाथ से अपने सिर के गीले बालों को हिलाते हुए खुद से ही कहता है, हाँ हाँ कौटिल्य, मीठे ख्वाब तो देख ही सकते हो, पर भूलना मत कि अभी तक तुम्हारे प्यार ने तुम्हें माफ नहीं किया। फिर खुद को ही दिलासा देते हुए आगे कहता है, हाँ अच्छी बात यह है कि उसकी नाराजगी कुछ कम हो रही है। ऐसा कहकर वह अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन बेड पर के ऊपर फेंक देता है। फिर से अपने बाथरूम में ट्रैक सूट ढूंढने लगता है। तभी उसके हाथ में एक नेवी कलर का लोअर आ जाता है। उसे देखकर कौटिल्य कहता है, तुम्हारा रंग भूमिका के ट्रैक सूट का बिल्कुल मैचिंग है, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें नहीं पहन पाऊंगा क्योंकि मुझे लोअर के साथ अपर भी पहनना है। ऐसा कहकर वह एक दूसरा नेवी ब्लू कलर का ट्रैक सूट निकाल लेता है। फिर फटाफट तैयार होकर अपने रूम से निकल पड़ता है। यहाँ भूमिका अर्जुन और निपुण को लेने के लिए अपने रूम से निकलकर लिफ्ट की ओर चल पड़ती है। वहीं मेन एंट्रेंस पर अर्जुन सिंह सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, क्या आज तुम मेरी गन नहीं मांगोगे? तभी सिक्योरिटी गार्ड जवाब देता है, हमें भूमिका मैडम के कोप का भाजन नहीं बनना है। उस दिन की गलती के लिए आई एम सॉरी सर। आज हमें पहले ही बता दिया गया है कि आप अपनी गन के साथ अंदर आ सकते हैं। तभी अर्जुन निपुण की तरफ देखता है। निपुण प्यारी सी आवाज में कहती है, सर मैं डिपार्टमेंट में जरूर हूँ, पर मुझे गन की कोई जरूरत नहीं। मेरे हाथ कंप्यूटर पर चलने के लिए बने हैं, इसलिए मैं अपने साथ कोई वेपन लाई नहीं हूँ। अर्जुन सिंह एक बार पहले भी यहाँ आ चुका था, इसलिए वह जानता था कि उसे किस ओर आगे बढ़ना है। वह निपुण को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जब वह मारवा हाउस 2 के मुख्य दरवाजे के पास पहुँचने वाले होते हैं, उससे कुछ दूर पहले ही निपुण के कदम एकदम धीरे हो जाते हैं। वह लगातार अपने बाईं ओर मौजूद लॉन की तरफ देखे जा रही थी। अर्जुन सिंह को एहसास नहीं होता कि वह कब में निपुण से कुछ कदम आगे निकल गया है।
तभी उसकी निगाह सामने से आती हुई भूमिका पर पड़ती है। वह चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर भूमिका के पास पहुंच जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर भूमिका को हेलो कहता है। भूमिका अर्जुन से हाथ मिलाते हुए कहती है, गुड, यह हुई ना स्पेशल डिपार्टमेंट वाली बात। अब हम तीनों एक जैसे ट्रैक सूट में अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तभी अर्जुन हंसते हुए कहता है, क्या भूमिका, मजाक कर रही हो? बच्चों के खेल में हम बड़ों का क्या काम? तभी भूमिका कहती है, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, जरा पीछे मुड़कर देखो। ऐसा कहकर वह अर्जुन का हाथ छोड़ते हुए उसे और आगे बढ़ जाती है और निपुण के पास पहुंच जाती है। इस वक्त निपुण बेसुध होकर लगातार अपने बाईं ओर देखे जा रही थी। निपुण को इस बात का भी एहसास नहीं होता कि भूमिका उसके एकदम करीब आ चुकी थी। तभी भूमिका अपना एक हाथ आगे करती है और इससे पहले कि निपुण ठोकर खाकर गिर जाती, उसे कमर से पकड़ लेती है। फिर निपुण को सीधा खड़ा होने में मदद करते हुए कहती है, हेलो मैडम, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? भूमिका की बात सुनकर निपुण अपने चेहरे पर प्यारे से मुस्कान लाते हुए कहती है, थैंक यू भूमिका मैडम, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। भूमिका पलटकर फिर कहती है, क्या देख रही थी? निपुण अपने हाथ से उस तरफ इशारा करते हुए कहती है, वह तो मिस्टर। इतना कहकर वह चुप हो जाती है और अपना हाथ वापस नीचे कर लेती है। भूमिका निपुण की बात को पूरा करते हुए कहती है, हाँ, वह मिस्टर रोहित मारवा ही है। निपुण अपनी मासूमियत के साथ कहती है, व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी। मैंने हमेशा इनके बारे में सिर्फ न्यूज़पेपर और टीवी में ही देखा और सुना है। आज अपनी आंखों के सामने देखकर विश्वास नहीं हो रहा। जितना सुना था, सामने से देखने में इनका व्यक्तित्व तो उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। बस इसलिए मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं इस वक्त कहां पर चल रही हूँ। तभी भूमिका भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है, अब बस जितना देख लिया उतना ही काफी है, इससे ज्यादा मत देखना, क्योंकि रोहित मारवा को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके जाने जहां मिस वाइफ ही पहली मोहब्बत जीनियस अनिका के अलावा उसे कोई और इस तरह से देखे। अगर कोई प्यार करने वाला हो तो बिल्कुल रोहित मारवा जैसा होना चाहिए, बिना किसी इच्छा और शर्त के बेइंतहा मोहब्बत। भूमिका की बात सुनकर निपुण को अजीब ही लगता है, उसका चेहरा उतर जाता है। फिर भूमिका उसके कंधे को थपथपाते हुए कहती है, मजाक कर रही हूँ, दिल पर मत लो। फिर निपुण अपने चेहरे के भाव को ठीक करते हुए मुस्कुराती है तो भूमिका आगे कहती है, लेकिन यह मजाक बिल्कुल सच है। तभी निपुण मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर रोहित मारवा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब मैं यह जानती हूँ कि भूमिका मैडम को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनके भाई भाभी के बीच में आने की कोशिश करे। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, और मुझे ऐसा कोई काम पसंद नहीं जो मेरी भूमिका मैडम को पसंद ना हो। वैसे भी कहाँ आसमान का चांद और कहाँ धरती के चकोर। तभी भूमिका कहती है, चलो मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। निपुण हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, ठीक है चलिए। जैसे ही भूमिका मुड़कर आगे आगे चलने लगती है, निपुण एक बार फिर से रोहित की तरफ देखती है और मन ही मन कहती है, ये ख्वाहिश ये ख्वाब, ख्वाहिश एक खास। वहाँ सीक्रेट अंडरग्राउंड में प्रीति और अनिका अपने पेशेंट के पास खड़े थे। अनिका अपने दोनों हाथों को मोड़कर स्वामी विवेकानंद के पोज में खड़े होकर ध्यान से देख रही थी। दरअसल इस वक्त वह पेशेंट के शरीर से जुड़ी हुई हर मशीन का बारीकी से अवलोकन कर रही होती है। कुछ देर तक इसी तरह खड़े रहने के बाद वह बेड पर लेटे हुए मरीज के पास जाती है। फिर उसकी कलाई को अपने हाथ में पकड़कर अपनी आंखें बंद करते हुए नब्ज की रफ्तार की गणना करती है। फिर कुछ पलों के बाद पीछे हटकर खड़ी हो जाती है। प्रीति भी वहीं पर एक तरफ अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखकर सीधी खड़ी हो जाती है और चुपचाप अनिका की कार्यशैली को देखती रहती है। वास्तव में वह अनिका के अगले निर्देश की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद अनिका बोलती है, इससे पहले कि इसे होश आए तुम्हें इसे सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर शिफ्ट करना होगा। प्रीति हैरानी के साथ अपने दोनों हाथों को हल्का सा ऊपर उठाते हुए अनिका से पूछती है, सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर? पर कहां और कब? फिर अपनी बेबसी जताते हुए आगे कहती है, दीदी मैं इस वक्त यह कैसे करूंगी? पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। इससे पहले कि प्रीति आगे और सवाल दागती, अनिका उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है।
अब यह पूरी तरह खतरे से बाहर है। सभी इक्विपमेंट्स इसके शरीर से अलग कर दो। फिर उस केबिन से बाहर जाकर अनिका वहां खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहती है, इस पेशेंट को टॉप फ्लोर के गेस्ट रूम में शिफ्ट करना है, लेकिन याद रहे ऐसा करता हुआ तुम्हें कोई भी देख न पाए। जब तक मैं ना कहूँ उसके रूम के अंदर प्रीति के अलावा कोई ना जा सके। जैसे ही पेशेंट को होश आ जाएगा तुम सबसे पहले प्रीति को सूचना दोगे। सिक्योरिटी गार्ड यस मैडम हो जाएगा मैडम कह देता है। तभी प्रीति भी केबिन से बाहर निकल आती है और अनिका से कहती है, इसके होश में आने के बाद मैं इसे कैसे संभालूंगी, मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह है कौन। तभी अनिका प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, अब जान जाओगी कि यह कौन है, इसे यहाँ से शिफ्ट करवाओ, अब इसकी पट्टियां खोलने का वक्त हो गया है। ऐसा कहकर अनिका बिना प्रीति की कोई बात सुने वहाँ से बाहर निकल जाती है। गेस्ट रूम हॉल जैसा बड़ा कमरा था जिसमें एक ही कमरे से जुड़े हुए कई कमरे थे, जिनकी लग्जरी देखते ही बनती थी। कमरे के बीचों बीच हाफ मून शेप का छह बेड डाला गया था। कमरे में लगी हुई फैंसी लाइट्स और आधुनिक रीति से की गई सजावट देखने वाले की आंखों को चौकाचौंध करती थी। कमरे में छोटी से लेकर हर बड़ी चीज तक आराम से और मनोरंजन की सभी सुविधाएं मौजूद थी। कमरे में बिछा हुआ कालीन बेहद मुलायम और मुख्य कमरे से लगी हुई बालकनी से आती हुई हवा बेहद सुगंध महसूस होती थी। बालकनी की ओर खुलने वाली कमरे की खिड़कियां और उसमें लगे हुए पर्दे हवा के चलने से उड़ते हुए किसी रोमांटिक दृश्य का चित्र उजागर करते थे। कुल मिलाकर यह एक ऐसी जगह थी जो अशांत और परेशान मन को भी सुख से भर देती थी। लेकिन इसकी खास बात यह थी कि इससे बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था और वह था इसका मेन डोर। काफी सोचने समझने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने सीक्रेट पेशेंट को रखने के लिए इस गेस्ट रूम का चुनाव किया था। वह अपने दो साथियों की मदद से सीक्रेट पेशेंट को लेकर प्रीति के साथ लिफ्ट से होते हुए सीधा टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। पेशेंट को बेड पर लेटाने के बाद वह सभी प्रीति को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनमें से दो सिक्योरिटी गार्ड कमरे के बाहर ही पहरा देने के लिए रुक जाते हैं। पेशेंट को ठीक से चेक करके पूरी तसल्ली कर लेने के बाद प्रीति अनिका को मैसेज कर देती है, दीदी काम हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। इस वक्त अनिका के तीनों बच्चे एक साथ बैठकर आपस में कुछ जरूरी सलाह मशवरा कर रहे थे। वह तीनों एक गोल टेबल के चारों तरफ लगी हुई कुर्सियों पर बैठे हुए थे। जैसे ही अनिका उन तीनों पर ध्यान जाता है तभी वह देखती है कि आयशा मारवा भी उन्हीं के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अनिका भी उन्हीं के पास जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। अनिका को अपने पास बैठते हुए देखकर आर्यन अपने हाथ को टेबल पर रखते हुए अनिका की तरफ हल्का सा झुक जाता है और कहता है, मॉम, हम सभी अपनी अपनी फेवरेट गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसका रिजल्ट चाहे जो भी हो, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जीत सकें। तभी रिया अपने दोनों हाथ टेबल पर सामने की तरफ रखती है और कहती है, तुम दोनों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे गेम में मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए ऊपर की ओर सीधे कर लेती है और कहती है, आई एम ए चैंपियन। रिया की बात सुनकर अनिका कहती है, देखो रिया, इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि आज की गेम तुम्हारे ही चैलेंज की वजह से आयोजित की गई है। इतना कहकर तीनों बच्चों की तरफ देखते हुए आगे बोलती है, आज का चैंपियन वही होगा जो सबसे ज्यादा गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा और ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल करेगा। अपने अपने खेल में तो सब माहिर होते हैं, लेकिन जो दूसरों के खेल में उन्हें ही मात दे उसे असली विजेता कहते हैं। फिर आयशा मारवा की ओर देखकर पूछती है, क्यों माँ, मैंने सही कहा ना? इस बारे में आप क्या कहती हैं? आयशा मारवा जवाब देती है, बिल्कुल सही कहा तुमने। तभी अलेक्जेंडर कहता है, मॉम, आज की गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कौन जीतेगा वह बाद में पता चलेगा, लेकिन एक बात मैं अभी बता सकता हूँ, आप देखना, कोई चाहे या ना चाहे, आज सभी को ज्यादा से ज्यादा गेम्स खेलने का मौका मिलने वाला है। तभी अनिका को अपने फोन पर मैसेज की रिंग सुनाई देती है। जब वह अपनी जेब से अपना फोन निकालकर देखती है तो यह प्रीति का भेजा हुआ मैसेज था। मैसेज पढ़ने के बाद अनिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, तुम लोग अपनी तैयारियां जारी रखो, मैं बस अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वह लिफ्ट की तरफ जाने लगती हैं। तभी पूरा गुलेरिया परिवार दरवाजे से आता हुआ दिखाई देता है।
गुलेरिया परिवार के बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने ब्राउन कलर के ट्रैक सूट और व्हाइट कलर के स्पोर्ट शूज पहने हुए थे। उनके पीछे पीछे नौकर अपने हाथों में छोटे बड़े सभी तरह के गिफ्ट के बॉक्स लेकर अंदर की ओर चले आ रहे थे। अनिका उन सभी को देखकर एक पल के लिए अपनी जगह पर रुक जाती है और फिर बड़ी सी मुस्कान के साथ उनके पास पहुंच जाती है। सबसे पहले वह पिंकी और यश के सिर पर हाथ रखती है और फिर उन्हें गले लगाकर प्यार करती है। इसके बाद श्रेया अनिका को गले लगने के लिए अपने हाथ आगे करती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पेट की वजह से उसके लिए अनिका के सामने की तरफ से गले लगना मुश्किल हो गया है। ऐसा होने पर वह अनिका की तरफ अपने झूठे उदास शक्ल बना देती है। यह देखकर अनिका मुस्कुराने लगती है और फिर श्रेया को साइड हग लेती है। दोनों सहेलियों के बीच इस घटना को देखकर सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद नंदिनी अनिका के गले लग जाती है। अनिका पूछती है, सिद्धार्थ भैया, मयूर और पापा कहाँ हैं? नंदिनी मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ आगे करके जवाब देती है, घबराओ मत, वह पीछे पीछे मारवा के साथ बातें करते हुए आ रहे हैं। तभी आयशा मारवा भी उनके स्वागत के लिए बच्चों के पास से उठकर उन सभी के पास आ जाती है। आयशा मारवा को उठकर जाते हुए देखकर बच्चों का ध्यान भी दरवाजे की ओर जाता है। उन सभी को देखकर वह भी खुशी से उछलकर शोर मचाते हुए आयशा मारवा के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। आयशा सबसे पहले श्रेया के हाल चाल पूछती है, उसके बाद बच्चों को प्यार करती है। फिर नंदिनी और राजलक्ष्मी से बातें करने लगती है। तभी अनिका की नजर आयशा मारवा की ओर देखती है और आंखों से इशारा करती है, माँ मुझे कुछ जरूरी काम है, आप संभाल लीजिए। आयशा भी पलके झपकाकर अनिका से इशारों ही इशारों में कह देती है, ठीक है तुम जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। तभी अनिका सभी की तरफ देखते हुए कहती है, आप लोग बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ। तभी श्रेया अनिका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मेरी जान, हम सभी गुलेरिया हाउस से मारवा हाउस तुम्हारे लिए आए हैं और तुम हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रही हो? अनिका श्रेया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, डरो मत, मैं मारवा हाउस से बाहर नहीं जा रही हूँ, यहीं पर ही हूँ। फिर गिफ्ट्स लेकर जाते हुए नौकरों की ओर हाथ करते हुए कहती है, अब गुलेरिया परिवार मारवा परिवार के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आएगा तो मारवा परिवार को भी तो अपनी शानो शौकत का ख्याल रखना पड़ेगा ना। तभी नंदिनी मुस्कुराकर अनिका को छेड़ते हुए कहती है, अरे वाह, क्या खूब रंग चढ़ा है ससुराल का, हमारी लड़की अब पूरी तरह से मारवा की हो चुकी है। यह सब सुनकर राजलक्ष्मी के मन में शक पैदा हो जाता है, क्योंकि वह अब अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका की किसी भी सीधी बात का सीधा मतलब नहीं हो सकता। इसलिए वह अपने चेहरे पर बड़ा सा सवाल लाते हुए अनिका से पूछ बैठती है, मतलब मैडम, मेरा मतलब है कि मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि आप क्या कहना चाहती हैं। फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, जरा ठीक से बताइए प्लीज। अनिका मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरा मतलब है रिटर्न गिफ्ट। गुलेरिया परिवार के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, बस उसी की कुछ तैयारियां बाकी है, वही देखने जा रही हूँ। इस बार श्रेया अनिका के हाथों को छोड़कर उसकी तरफ उंगली करते हुए कहती है, सिर्फ सरप्राइज ही है ना, शौक तो नहीं देने वाली हो? श्रेया के सवाल पर सभी अनिका को घूर घूर कर देखने लगते हैं। अनिका सभी की ओर देखती है और एक पल के लिए खामोश हो जाती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, अगर सरप्राइज में शौक न हो तो फिर वह सरप्राइज कैसा? इतना कहकर बिना किसी को कुछ कहने का अवसर दिए झट से वहाँ से चली जाती है। सभी उसकी बात सुनकर केवल उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। तभी आयशा सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, हमारी अनिका का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। फिर मुस्कुराकर सभी की ओर देखते हुए कहती है, उसे जाने दीजिए, जल्दी ही आ जाएगी, आप सभी मेरे साथ आइए। अनिका जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाती है तभी किशन मल्होत्रा भी अंजलि मल्होत्रा के साथ मारवा हाउस पहुंच जाता है। ठीक इसी वक्त उनके पीछे पीछे चिराग मेहता ज्योत्सना को लेकर पहुंच जाता है। आयशा मारवा आगे बढ़कर उन सभी का स्वागत करती हैं। आयशा मारवा और अंजलि मल्होत्रा एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर एक दूसरे के हाल चाल पूछते हुए आयशा मारवा कहती हैं, आप कैसी हैं? अंजलि मल्होत्रा जवाब देती हैं, एकदम अच्छी हूँ, आप बताइए, इस बार बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ। तभी आयशा हंसते हुए कहती है, यह भी हमारे बच्चों की मेहरबानी है, वरना हम सभी अपने अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि चाह कर भी मिलना नहीं हो पाता।
फिर वह किशन मल्होत्रा की ओर देखती है तो किशन मल्होत्रा हाथ जोड़कर नमस्ते कह देता है और पूछता है, अनिका और रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं वे दोनों? इससे पहले कि आयशा कोई जवाब दे पाती, पीछे से रोहित की आवाज सुनाई देती है, मामा जी मैं यही हूँ आपके पास। फिर दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की क्रिया करने के बाद हाथ मिलाने के लिए अपना दायां हाथ आगे कर देता है। किशन मल्होत्रा अपने दोनों हाथों से रोहित का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें देखकर मन खुश हो जाता है, बचपन से लेकर अब तक तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। इतना नाम दौलत शोहरत होने के बाद भी बड़ों का आदर करना कोई तुमसे सीखे। तभी आयशा मारवा ज्योत्सना के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, आओ बेटा, सबसे पहले यह बताओ कि अब तुम दोनों की तबीयत कैसी है? ज्योत्सना मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फिर आयशा मारवा चिराग की तरफ देखते हुए कहती है, बिना किसी फंक्शन के भी तुम्हें कभी कभी ज्योत्सना को हमसे मिलवाने के लिए ले आना चाहिए। चिराग मेहता मुस्कुराकर अपनी हल्के से गर्दन झुका देता है। फिर रोहित आयशा मारवा की तरफ देखता है। आयशा मारवा रोहित की आंखों का सवाल समझ जाती हैं और सभी की तरफ देखते हुए जवाब देती है, अनिका कुछ तैयारियों में लगी हुई है, बस अभी आती ही होगी। फिलहाल आप मारवा परिवार के साथ साथ गुलेरिया परिवार की कंपनी एंजॉय कीजिए। ऐसा कहकर वह उन दोनों को भी साथ ले जाती है। फिर सभी एक साथ मिलकर हल्के हल्के स्नैक एंजॉय करते हुए बातें करने लगते हैं। इस वक्त मारवा हाउस के अंदर की हलचल देखते ही बनती थी। एक तरफ जहां ओंकार, प्रीति, श्वेता, सनी अपने उम्र के समूह की कंपनी एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भूमिका, कौटिल्य, अर्जुन, निपुण, सिद्धार्थ, मयूर, चिराग बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वहीं रोहित मारवा करण और किशन के साथ बैठा हुआ था। इसी तरह सभी छोटे से लेकर बड़े तक अपने अपने ग्रुप में खाते पीते हुए मस्ती कर रहे थे। जहां सभी का ध्यान बातों और खाने पर था, वहीं भूमिका मारवा और अर्जुन सिंह की पुलिस वाली निगाहें निपुण पर टिकी हुई थी। वह दोनों उसे देख देख कर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि निपुण की आंखों ने ऐसी जगह पहली बार देखी थी। वह फर्श और फर्श पर बिछे हुए कालीन से लेकर छत पर लगे हुए झूमर तक हर चीज को बारीकी से देख रही थी। निपुण के लाभ छुपाने की कोशिश करने के बाद भी यह साफ नजर आ रहा था कि मारवा हाउस की लग्जरी से उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। मारवा हाउस की सजावट और वहां पे रखी हुई हर एक चीज बेशकीमती थी। दुनिया के अलग अलग कोनों से लाए गए एंटीक जगह जगह सजावट के लिए रखे गए थे। इसके अलावा निपुण बार बार कोशिश करती कि उसकी आंखें रोहित मारवा को न देखें, लेकिन फिर भी वह कभी उसकी तरफ चेहरा करके, तो कभी उसकी चोर निगाहों से, तो कभी आंखों की कनखियों से रोहित मारवा को देखे जा रही थी। तभी अर्जुन सिंह जानबूझकर भूमिका से कहता है, तुम्हारी भाभी मिसेज रोहित मारवा कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन के लिए भी सजने संवरने की जरूरत है? भूमिका जवाब देती है, अर्जुन तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि आज तक तुमने अनिका को देखा नहीं है। वह इतनी खूबसूरत है कि उसे किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। उनके चेहरे पर मेकअप लगाने से रौनक नहीं आती, बल्कि उनके चेहरे पर पहुंचकर मेकअप की चीजों की रौनक बढ़ जाती है। फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, वह जरूर किसी न किसी जरूरी उधेड़ बुन में लगी होंगी, वरना यहीं पर दिखाई देती। यह समझ लो कि अब जब तक वह यहाँ पर नहीं है, तभी तक रोहित मारवा का ध्यान बाकी सब पर है। उनके आते ही रोहित का ध्यान सिर्फ मेरी भाभी पर होगा। फिर अपने एक हाथ को आगे करके चेहरा बनाते हुए कहती है, पर तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम बहुत जल्दी उनसे मिल पाओगे। अर्जुन कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहता है, भाई मानना पड़ेगा, मिस्टर रोहित मारवा जैसी हस्ती और जिंदगी में सिर्फ एक ही स्त्री। ऐसी हस्तियों के हर कदम पर खूबसूरती बिखरी पड़ी रहती है, पर सुना है कि मिस्टर रोहित मारवा अपने पास किसी को नहीं आने देते। फिर भूमिका की ओर देखते हुए कहता है, भूमिका अब तुम ही बताओ, यह तुम्हारे भाई की खूबी है या भाभी की? इस वक्त निपुण चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसके कान पूरी तरह से कौटिल्य और भूमिका की बातों पर थे। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग फीका पड़ता जा रहा था। तभी भूमिका निपुण से कहती है, तुम बताओ अर्जुन सिंह के सवाल का जवाब क्या हो सकता है? निपुण हल्के से झूठी मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानती। भूमिका कहती है, चलो ठीक है, तो मैं ही बता देती हूँ। यह खूबी मेरी भाभी में है।
जिसके लिए मेरे भाई ने न जाने कितनी राजकुमारियों को ठुकराया है। फिर किसी छोटी मोटी की हस्ती ही क्या है। फिर हंसकर आंख मारते हुए आगे की ओर झुकते हुए एकदम धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहती है, मेरी भाभी ने मेरे भाई को नहीं बल्कि मेरे भाई ने बड़ी मेहनत से मेरी भाभी को पटाया है। फिर सीधे खड़े होते हुए अपने चेहरे पर और आवाज में गर्व लाते हुए कहती है, यह वह हसीन जोड़ा है जिसे ईश्वर ने खुद जोड़कर भेजा है। निपुण यह समझ नहीं पा रही थी कि अनिका की तारीफें सुनकर उसे अजीब सी ईर्ष्या क्यों हो रही है। जब अर्जुन और भूमिका को अनिका और रोहित की प्रशंसा करते हुए पर्याप्त देर हो जाती है तब निपुण कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं जरा रेस्ट रूम होकर आती हूँ। तभी भूमिका कहती है, श्योर। फिर अपना हाथ उठाकर वॉशरूम जाने के रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उस तरफ है। निपुण थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। निपुण के वहाँ से चले जाने के बाद अर्जुन सिंह और भूमिका एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं और फिर जोर से हंस पड़ते हैं। उसके बाद अर्जुन सिंह कहता है, बोथ ऑफ यू पार्डन मी प्लीज। ऐसा कहकर कौटिल्य और भूमिका को साथ में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कौटिल्य भूमिका से कहता है, मैंने देखा तुम्हारी और अर्जुन सिंह की आंखें हर पल निपुण पर टिकी हुई थी। क्या तुम दोनों को उस पर किसी तरह का कोई शक है? फिर अपने एक हाथ से अपनी ठोड़ी को पकड़ते हुए पूछता है, क्या तुमने उसे किसी खास वजह से यहाँ बुलाया है? क्या ऐसी कोई बात है जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है? कौटिल्य के सवाल पर भूमिका कौटिल्य की ओर देखती रहती है पर कुछ नहीं बोलती। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वह लगातार अपने दिमाग में कुछ खिचड़ी पका रही है। भूमिका की इस हरकत पर कौटिल्य भूमिका को उसके कंधे से हिलाते हुए उसकी सोच से बाहर निकालता है। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ? ऐसा है जो हमें जानना चाहिए। क्या तुम कुछ बताओगे कि क्या चल रहा है? भूमिका कुछ सोचते हुए अपनी कोहनी को कौटिल्य के कंधे पर रखते हुए कहती है, मैंने वह आंखें कहीं देखी है और वह आवाज भी सुनी है, लेकिन कहाँ मुझे याद नहीं। कुछ तो गड़बड़ है लेकिन कहाँ यह पता नहीं। बस इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ और उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी आंखों के सामने रखने की कोशिश भी, ताकि उसके इरादे समझने में आसानी हो सके। वहाँ अब तक अनिका प्रीति के पास पहुँच जाती है। कमरे में अंदर जाने के बाद जैसे ही प्रीति अनिका को देखती है वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन अनिका अपने हाथ की उंगली को अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। अनिका का इशारा समझकर प्रीति के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। उसके बाद अनिका प्रीति का हाथ पकड़कर उसे बालकनी की तरफ लेकर जाती है और फिर कहती है, तुम्हारा बोला हुआ एक भी शब्द उसके होश में आने के बाद उसके दिमाग में धुंधली यादों की तरफ बचा हुआ रह सकता है, इसलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। तुम यह किसी को नहीं बता सकती कि अनिका अभी भी ऐसे किसी क्रिटिकल केस को सॉल्व करने की क्षमता रखती है। इतना कहने के बाद अनिका वापस रूम में के अंदर चली जाती है और डॉक्टर किट की मदद से पेशेंट के शरीर पर लगी हुई पट्टियों को एक एक करके खोलना शुरू करती है। प्रीति भी चुपचाप अनिका की मदद करने में जुट जाती है। इसमें प्रीति और अनिका दोनों ही पूरे ध्यान से शांत भाव के साथ अपने काम में लगी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जहां अनिका के चेहरे की तरह उसका मन भी एकदम शांत था, वहीं प्रीति के अंदर अजीब सा कोलाहल मचा हुआ था। वह बहुत ही उत्तेजित थी कि वह अब जान पाएगी कि इन पट्टियों के पीछे किसका चेहरा है। वह कौन है जिसकी देखभाल अनिका ने खुफिया तरीके से की है, जिसकी जान बचाने के लिए उन्होंने किसी को कानों कान उसके होने की खबर होने नहीं दी। इसके महत्व का वह व्यक्ति कौन है, वह अब जान सकेगी कि यह कोई करीबी है अथवा गैर। कुछ देर के बाद जब यह काम पूरा हो जाता है तब प्रीति बड़े ही ध्यान से मरीज के चेहरे की तरफ देखती है। उसे अपनी आंखों के सामने एकदम कमजोर चेहरा दिखाई देता है जिस पर कई निशान बने हुए थे। यह चेहरा बहुत जाना पहचाना था। कुछ देर लगातार देखते रहने के बाद प्रीति उस चेहरे को पहचान जाती है। कुछ समय के लिए प्रीति को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह अपनी आंखों को रगड़ती है और उसके बाद दोबारा से देखती है। अभी भी उनकी आंखों के सामने पहले वाला चेहरा ही दिखाई देता है। इससे ज्यादा हैरानी उसे आज से पहले कभी नहीं हुई थी। वह एक साथ बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह में शब्द ही नहीं निकल रहे थे। यहाँ तक कि वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे डर से पीछे हट जाना चाहिए या खुशी से जोर जोर से चिल्लाना चाहिए।
वह लगातार अपने हाथ, अपनी गर्दन और अपने पैरों को अपनी ही जगह पर चला रही थी। कुछ सोचने के बाद इस बार प्रीति अपने दोनों हाथों से अनिका का हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे बालकनी की तरफ लेकर जाती है। प्रीति के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसके मन में एक साथ हजारों सवाल घूम रहे थे। प्रीति भी यह समझ नहीं पा रही थी कि पहले क्या पूछे। इतने में अनिका बालकनी से ही पेशेंट की ओर देखते हुए प्रीति से कहती है, अभी मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं है, यह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर प्रीति को समझाते हुए कहती है, इसके होश में आने के बाद तुम्हारे सामने बहुत सारे सवाल उठ खड़े होंगे, उनका सामना कैसे करना है यह तुम अच्छी तरह जानती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को रिलैक्स करना होगा। अनिका की बात सुनकर प्रीति अपनी आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेती है, फिर उसे छोड़ती है और फिर से लंबी गहरी सांस लेती है। 1 मिनट तक लगातार ऐसा करते रहने के बाद प्रीति कुछ शांत हो जाती है। फिर वह कहती है, वह सब मैं संभाल लूंगी, पर अनिका दीदी इसे कब तक होश आएगा? अनिका जवाब देते हुए कहती है, इसे आज रात से पहले ही होश आ जाएगा। अब तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि अब नए खेल के शुरू होने का वक्त हो गया है। फिर अनिका एक पल रुककर बालकनी की ग्रिल को पकड़कर वहां से बाहर की तरफ खुलने में देखते हुए कहती है, इसके अलावा भी तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना होगा। ऐसा कहकर अनिका उसे सारी बात कह सुनाती है कि आगे प्रीति को क्या करना है। अब तक प्रीति ने पूरी तरह से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया था। वह परेशान होते हुए अनिका से कहती है, दीदी यह आप क्या कह रही हैं?